नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका BHUB हिस्ट्री चैनल में। तो हम लोगों ने हिंदी भाषा के इतिहास से संबंधित जो कॉन्सेप्ट है, कैसे भाषा का निर्माण हुआ, कौन-कौन सी बोलियाँ बोली जाती हैं भारत में, ठीक है? इन सबको विस्तार से समझा था, ठीक है? तो अब आइए जो यूनिट फर्स्ट है आपकी, जिसमें आपको हिंदी का उद्भव एवं विकास पढ़ना है, प्राचीन भारतीय आर्य भाषाएँ, मध्यकालीन भारतीय आर्य भाषाएँ और आधुनिक भारतीय आर्य भाषाएँ। ये सभी पढ़ना है और इनकी विशेषताएँ पढ़नी है। उन सब से संबंधित जो पूर्व परीक्षा में पूछे गए प्रश्न हैं, उनको देखते हैं और धीरे-धीरे इनको सॉल्व करते हैं। तो पहला प्रश्न है, हिंदी भाषा के उद्भव एवं विकास पर प्रकाश डालिए। ये सभी प्रश्न बहुत महत्वपूर्ण हैं। 10 नंबर में ये प्रश्न आते ही आते हैं। ये तीनों प्रश्न मैं इस पे अब देखिए ये पहली वीडियो हो जाएगी और इसके बाद 3 वीडियो और, एक और आज डाल दूँगा और ये तीनों वीडियो में आपका पहला यूनिट कंप्लीट हो जाएगा, ठीक है? इनसे आपके 20 नंबर तो कन्फर्म है आ जाएँगे। तो ये सभी प्रश्न हैं। आज हम लोग सबसे पहले देख लेते हैं भाषा की प्रकृतिगत विशेषताएँ। अब चूँकि हम लोग भाषा पढ़ रहे हैं, ठीक है? हिंदी भाषा के बारे में पूरा पढ़ना है, उसका इतिहास पढ़ना है, तो भाषा क्या है, उसकी विशेषताएँ क्या हैं, ये देख लेते हैं और ये प्रश्न भी पूछा जा चुका है। तो आइए देखते हैं। भाषा शब्द संस्कृत भाष धातु से बना है। संस्कृत में भाषा का अर्थ होता है बोलना। भाषा के संबंध में विचार करते हुए अनेक भारतीय और पाश्चात्य भाषाविदों ने भाषा को परिभाषित करने का प्रयास किया है, ठीक है? अब कामता प्रसाद गुरु हैं, वो कहते हैं कि भाषा वह साधन है जिसके द्वारा मनुष्य अपने विचार दूसरों पर भली-भांति प्रकट कर सकता है और दूसरों के विचार आप स्पष्टतया समझ सकता है। ठीक, डॉक्टर भोलानाथ तिवारी ये भी एक महान भाषा वैज्ञानिक हैं। वो भी कहते हैं कि भाषा जो है उच्चारण अवयवों से उच्चारित मूलतः प्रायः यादृच्छिक ध्वनि प्रतीकों की व्यवस्था है, जिसके द्वारा किसी भाषा समाज के लोग आपस में विचारों का आदान-प्रदान करते हैं। ठीक है, तो ये परिभाषाएँ हो जाएँगी। अब जो विशेषताएँ हैं, देखिए यहाँ पे मैं बहुत शॉर्ट में बता रहा हूँ क्योंकि ये आपके सिलेबस से ज़्यादा संबंधित नहीं है। अभी 5th सेमेस्टर में आएँगे तो आपको इसको विस्तार से पढ़ना होगा, तब मैं आपको दोबारा पढ़ा दूँगा। भाषा संबंधी कुछ ऐसी प्रवृत्तियाँ और विशेषताएँ दिखाई देती हैं, जो सभी भाषाओं में दिखाई देती हैं। उन्हीं का उल्लेख यहीं किया जा रहा है। जैसे भाषा पैतृक संपत्ति नहीं है। ये नहीं है कि आपके पिताजी को या आपके घर वालों को आती है, तो आपको भी आने लगेगी। आपको सीखना पड़ेगा। भाषा अर्जित संपत्ति है। आपको उसको सीख-सीख के अर्जित करना पड़ेगा, कमाना पड़ेगा। भाषा आद्यंत सामाजिक वस्तु है। अब भाषा की ज़रूरत क्यों पड़ती है? क्योंकि मनुष्य एक सामाजिक प्राणी है। हमें एक-दूसरे से वार्तालाप करना पड़ता है, तो उसके लिए भाषा की आवश्यकता होती है। तो चूँकि अ, सामाजिक है एक प्रकार से, भाषा की ज़रूरत, अब आप अकेले बैठ के तो भाषा का उपयोग करेंगे नहीं। किसी न किसी व्यक्ति से बात करने के लिए ही भाषा का प्रयोग करेंगे। तो इसीलिए भाषा जो है, प्रारंभ से लेकर अंत तक वो एक सामाजिक वस्तु ही है। भाषा परंपरागत है, व्यक्ति उसका अर्जन कर सकता है, उसे उत्पन्न नहीं कर सकता, ठीक है? भाषा का अर्जन अनुकरण द्वारा होता है। आप किसी व्यक्ति को देखकर सीख सकते हैं उसकी भाषा। भाषा चिर परिवर्तनशील होती है। अब जैसे मैंने कल आपको बताया कि संस्कृत से पाली, पाली से प्राकृत, प्राकृत से अपभ्रंश, फिर अपभ्रंश से पुरानी हिंदी, ठीक है? तो भाषा धीरे-धीरे परिवर्तित होती रहती है, वो परिवर्तनशील है। चिर मतलब निरंतर। भाषा का परिवर्तन पहले वाचिक रूप में होता है, ठीक है? सबसे पहले क्या, मान लीजिए कोई वाक्य मैंने लिखा है, ठीक है? तो कोई व्यक्ति पढ़ा, धीरे-धीरे पढ़ा, फिर धीरे-धीरे प्रत्येक व्यक्ति का पढ़ने का तरीका अलग होता है। कुछ उसका प्रोनंसिएशन कुछ करेगा, कुछ कुछ लोग उसका उच्चारण दूसरी प्रकार करेंगे, ठीक है? तो सबसे पहले जो बदलाव होता है, वो बोल के होता है, वाचिक रूप में उसका परिवर्तन होता है। भाषा का कोई अंतिम स्वरूप नहीं होता। भाषा अनिवार्य एवं सर्वव्यापक है। प्रत्येक भाषा की भौगोलिक सीमा होती है। जैसे यदि आप ब्रज भाषा को ले लेंगे तो ब्रज बोली है एक प्रकार से, पर वो भाषा ही माने, तो हिंदी ही भाषा है, तो हिंदी का एक निश्चित दायरा होगा। जैसे भारत में ही है या कुछ और देशों में बोली जाती है, लेकिन ऐसा तो नहीं है कि पूरे विश्व में बोली जाती होगी, ठीक है? तो उसकी कोई न कोई सीमा होती है। प्रत्येक भाषा की एक ऐतिहासिक सीमा होती है। प्रत्येक भाषा की संरचना अलग-अलग होती है, ठीक है? भाषा की धारा स्वभावतः कठिनता से सरलता की ओर जाती है। अब चूंकि संस्कृत जो थी, वैदिक संस्कृत, वो बहुत कठिन थी, इसीलिए लोगों ने लौकिक संस्कृत नामक भाषा का निर्माण कर लिया, ठीक है? तो वो जब कठिन होता है कोई चीज, उसको सरलता की ओर
ले जाते हैं तभी नई भाषा का निर्माण हो जाता है। भाषा स्थूलता से सूक्ष्मता और अप्रौढ़ता से प्रौढ़ता की ओर जाती है। ठीक है? जब कोई बात है, भाषा है, ठीक है? वो अप्रौढ़ होगी, पहले शुरुआत में उसकी शब्दावली है, तो उसमें थोड़े ठीक-ठाक शब्द प्रयोग किए जाएँगे, फिर धीरे-धीरे क्लिष्ट शब्दों का प्रयोग किया जाता रहेगा, ठीक है? तो उसका परिमार्जन होता रहेगा, उसकी शब्दावली में परिमार्जन होता रहेगा। भाषा संयोगावस्था से वियोगावस्था की ओर जाती है, ठीक है? तो वही बात हो गई जो अभी मैंने ऊपर बताया, कठिनता से सरलता की ओर जाती है, तो ये हो जाएगा। प्रत्येक भाषा का स्पष्टता या अस्पष्टता एक मानक रूप होता है। अब कोई भी भाषा बनेगी, तो उसका एक मानक रूप तय कर लेंगे कि ऐसा लिखा जाएगा, तो वो सही होगा, ठीक है? उसके बाद आप चाहे जो लिखिए, पर एक मानक रूप होगा, जो कि वो सही माना जाएगा, बाकी आप जो भी लिख रहे हैं, वो गलत माना जाएगा। तो प्रत्येक भाषा का एक या तो स्पष्ट रूप से होगा या अस्पष्ट रूप से होगा, एक मानक रूप ज़रूर होगा। तो ये कुछ बिंदु थे, ये कुछ उसकी प्रकृतिगत विशेषताएँ थी, जो मैंने आप लोगों के साथ चर्चा की है। तो अब ये हो जाएगा। अब अगला जो प्रश्न है, वो है हिंदी भाषा के उद्भव एवं विकास पर प्रकाश डालिए। बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है और 2023-24 में पूछा भी नहीं गया था, तो इसीलिए इस साल आने के 100% चांस है लगभग। ठीक है, तो इसको आप अच्छे से देख लीजिएगा। कल हम लोग इस पे बात करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।